जनमत में जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं वो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि जब भारत अपनी ताकत और अपनी शक्ति दिखाता है तो फिर अच्छों को घुटनों पर आना पड़ता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार भारत के सामने झुकना पड़ा। वो भारत जिसने स्पष्ट कह दिया था कि भारत अपने लोगों के हितों के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। अब क्योंकि भारत के तीखे तेवर जब ट्रंप ने देखा तो 12 घंटे के भीतर ही अपने बयान से बैकफुट पर आ गए और इसका श्रेय जाता है भारत की कूटनीतिक जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व को। बीते शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति भारत और रूस का चीन के खेमे में बताकर हाथ खड़े कर रहा था और इस बयान ने न सिर्फ वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी बल्कि भारत और अमेरिका संबंधों की दिशा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन यही ट्रंप महज 12 घंटे के बाद यानी शाम 6 से 7 के बीच व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। अब इस बयान के मतलब समझिए। भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए तैयार हूं, यह भी ट्रंप ने आगे कहा। यानी सुबह भारत को चीन रूस के पाले में गिनाने वाले ट्रंप शाम होते होते भारत की दोस्ती का गुणगान करने लगे और इसी कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना। साफ है कि अमेरिका को भारत की ताकत और मोदी की कूटनीति के आगे झुकना पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप की इस नई सफाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सधे हुए अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता। ये एक संवेदनशील प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व जो इन वाक्यों में झलकता है और वो ताकत जो 140 करोड़ लोगों की ताकत है, जो भारत की ताकत है, वो भी इन शब्दों में झलकती है। भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी कटाक्ष या बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी लाग लपेट के अपने राजनयिक कौशल से न सिर्फ संदेश दिया बल्कि अमेरिका को यह भी जता दिया कि भारत अब वैश्विक राजनीति का केंद्र है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी साफ किया, पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं और ट्रंप के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। ये वही डिप्लोमैटिक बैलेंस है जिसने ट्रंप को बैकफुट पर लाकर खड़ा किया है। दरअसल ट्रंप की नाराजगी भारत के रूसी तेल खरीदने पर है और इस कारण अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया। लेकिन यहां भी भारत अपने दम पर खड़ा रहा। अमेरिका की दबाव नीति बेअसर साबित हुई। ट्रंप ने कोर्ट में दलील दी कि भारत पर लगाया गया टैरिफ रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन अमेरिकी अदालत ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति विदेशी सामान पर इतना भारी टैरिफ मनमाने ढंग से कैसे लगा सकते हैं। ट्रंप की दलीलें अमेरिका के अंदर ही कमजोर पड़ रही हैं और भारत पर दबाव बनाने की उनकी कोशिश वहीं की वहीं धरी रह गई। भारत अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप की सुबह वाली टिप्पणी से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी एक बड़ा बयान दिया था। जॉन बोल्टन ने कहा था कि ट्रंप और मोदी की पहले जैसी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है और व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है। यह बयान ट्रंप की कूटनीतिक नाकामी को उजागर करता है। लेकिन शाम तक ट्रंप को खुद ही अपना स्टैंड बदलना पड़ा
क्योंकि वो जानते हैं कि भारत को खोना मतलब वैश्विक समीकरणों में अमेरिका की पकड़ सीधे ढीली हो जाना। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने अचानक बैकफुट क्यों किया? तो इसका जवाब है भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और भारत का नेतृत्व जो संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भारत सिर्फ अमेरिका का साझेदार नहीं है बल्कि उसका विकल्प भी बन चुका है। रूस और चीन के साथ संतुलन रखते हुए भारत ने पश्चिमी देशों से भी रिश्ते मजबूत बनाए हैं। क्वाड से लेकर ब्रिक्स तक हर मंच पर भारत की भूमिका निर्णायक रही है। बीते दिनों हमने एससीओ के मंच पर भी भारत की ताकत को देखा था। अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत को नाराज करने का मतलब है एशिया से लेकर यूरोप तक अपना प्रभाव खो देना और इसलिए ट्रंप को शाम होते होते दोस्ती का राग अलापना पड़ा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो तस्वीर साफ है। ट्रंप की सुबह वाली टिप्पणी उनके हताश और भ्रमित नेतृत्व को दिखाती है। शाम वाली सफाई उनकी कूटनीतिक फजीहत को प्रमाणित करती है। मोदी और जयशंकर की सधी हुई प्रतिक्रिया भारत की रणनीतिक जीत का बड़ा उदाहरण है और अमेरिका का झुकना यह संदेश देता है कि अब वैश्विक राजनीति में भारत की आवाज नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ट्रंप की फजीहत इसलिए भी हुई क्योंकि उन्होंने खुद अपनी ही बात काट दी है और इसीलिए ट्रंप के नेतृत्व क्षमता पर बार बार सवाल खड़ा होता है। 12 घंटे के भीतर बयान बदलना यह दर्शाता है कि अमेरिका अब भारत की शर्तों पर ही दोस्ती निभाने को मजबूर है। भारत और अमेरिका रिश्तों का ये नया अध्याय ये भी बताता है कि 21वीं सदी में भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। ट्रंप जैसे नेता चाहे जितना भी दबाव डालें, आखिरकार उन्हें भारत के आगे झुकना ही पड़ता है और यही भारत की कूटनीतिक ताकत भी है और यही मोदी का वैश्विक कमाल भी। तो एक तरफ तो हम भारत की बढ़ती हुई ताकत की बात कर रहे हैं और हमने वो ताकत अमेरिका किस तरीके से घुटनों पाया, हमने इस ताकत की बात कर ली। लेकिन अभी एक ताकत उन्हें भी दिखाना जरूरी है, वो शक्तियां जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल हैं। श्रीनगर से आई एक तस्वीर और इस तस्वीर ने हर भारतीय की रगों में उबाल ला दिया। सवाल और गुस्सा, आक्रोश सब भर दिया। 5 सितंबर को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जहां पर हजरत बल दरगाह में एक उद्घाटन पट्टिका लगाई गई थी। इस शिलापट पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित था। लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद कुछ लोगों की भीड़ वहां जमा हुई और इस राष्ट्रीय प्रतीक को मूर्ति कहकर पत्थरों से तोड़ दिया। यह तस्वीर सिर्फ एक पत्थर के टूटने की नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान, हमारे संविधान और हमारी अस्मिता पर चोट की है। सोचिए, जिस प्रतीक को दुनिया भारत की शान मानती है, जिस चिन्ह को हम संसद से लेकर सेना तक के हर प्रतीक पर गर्व से देखते हैं, उसे ही हमारे अपने ही देश में कट्टरपंथियों ने तोड़ने की हिमाकत कर डाली। सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें राष्ट्रीय प्रतीक से इतनी नफरत है और क्या ये संविधान से ऊपर है? वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे लोग संगठित होकर इस पट्टिका पर वार कर रहे हैं। खास तौर पर अशोक स्तंभ की आकृति को तोड़ा जा रहा है। जरा इसे फुल स्क्रीन लीजिए इन तस्वीरों को। हमारे दर्शक ये देखें कि ये वो लोग हैं जिनके लिए संविधान मायने नहीं लगता, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि की भावना मायने नहीं रखती, जिनके लिए राष्ट्र का गौरव और उसे गौरवान्वित करने वाले चिन्ह मायने नहीं रखते, क्योंकि इनके लिए राष्ट्र धर्म से ऊपर इनका निज धर्म, इनका मजहब है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, क्या ऐसे लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं जो हमेशा संविधान से ऊपर शरिया, संविधान से ऊपर अपने मजहब को रखें? ऐसे लोगों को क्या कहा जाए?
ये घटना सिर्फ एक मजहबी स्थल तक सीमित नहीं है, ये सवाल उठाती है कि क्या मजहब के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया जा सकता है? क्या संविधान और राष्ट्र की गरिमा को मानने से इंकार करने वाले लोग अब इस देश के कानून से बड़े हो गए हैं? इस घटना ने एक बार फिर से मुस्लिम समाज के भीतर पनप रहे कट्टरपंथी मानसिकता की पोल खोल दी है। आखिर क्यों उन्हें हर बार राष्ट्रीय प्रतीकों से समस्या होती है? कभी वंदे मातरम गाने से ऐतराज, तिरंगे के सम्मान में किस तरीके से तिरंगे का सम्मान करने से इनको इंकार करते हुए देखा गया। अब राष्ट्रीय चिन्ह को मूर्ति बताकर तोड़ डाला गया। ये सोच, ये मानसिकता बताती है कि इनके लिए मजहब सबसे ऊपर है और राष्ट्र बाद में है। क्यों राष्ट्रीय प्रतीक को मूर्ति बताना और उसका अपमान करना सीधे सीधे राष्ट्र विरोधी सोच नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ कला का चिन्ह नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है, भारत की अस्मिता है। इसे तोड़ना कानूनन अपराध है, लेकिन इस घटना के बाद प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। क्या इस पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर इसे भी मजहबी भावनाएं कहकर दबा दिया जाएगा? दरगाह में इस कृत्य के बाद अब पूरे कश्मीर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और पूरे देश से आवाज उठ रही है कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर से भी पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ऐसी सोच पर क्यों नहीं बड़ा प्रहार किया गया? क्योंकि ये संविधान का अपमान है, ये भारत की आत्मा का अपमान है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला होता है तब हम सब की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सिर्फ श्रीनगर की घटना नहीं है, ये भारत की आत्मा पर हमला है। सवाल साफ है, जो लोग राष्ट्रीय प्रतीक से नफरत करते हैं, क्या उन्हें इस देश की नागरिकता का हक होना चाहिए? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि ऐसे कट्टरपंथी तत्वों को पहचान कर कानून की कसौटी पर खड़ा किया जाए? क्योंकि ये मामला किसी मजहब का नहीं है, ये मामला भारत की गरिमा का है और भारत की गरिमा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। आसमान एक बार फिर से अद्भुत नजारे का गवाह बनने वाला है। एक बार फिर से साक्ष्य हम और आप बनने वाले हैं। 7 सितंबर की रात से 8 सितंबर की भोर तक चंद्रमा अपना रूप बदलेगा। सफेद चमकीले चंद्रमा की जगह रात के अंधेरे में लालिमा लिए ब्लड मून दिखाई देगा और इसे खगोल विज्ञान की भाषा में पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह न सिर्फ आकाशीय विज्ञान की दृष्टि से अनोखा है, बल्कि मान्यताओं के अनुसार इसका असर हर इंसान के जीवन पर भी पड़ सकता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यह घटना सदी के खास खगोलीय क्षणों में से एक है। वहीं ज्योतिषविदों का यह मानना है कि यह ग्रहण जीवन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर असर डाल सकता है। 7 सितंबर की रात ठीक 9:57 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढकने लगेगी और 8 सितंबर की रात 1:26 तक ये खगोलीय घटना चलेगी। यानी कुल 3 घंटे 29 मिनट तक धरती की छाया चंद्रमा पर बनी रहेगी। इस दौरान चंद्रमा का नजारा बेहद अलग होगा। सामान्य चंद्रमा की तरह चमकदार सफेद रोशनी की जगह ये गहरा लाल दिखाई देगा और यही कारण है कि इसे आम भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। लाल रंग का यह असर दरअसल पृथ्वी के वातावरण में बिखरी सूर्य किरणों की वजह से होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी का वातावरण नीली रोशनी को सोख लेता है और लाल रोशनी को मोड़कर चंद्रमा तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है।
इस बार का चंद्र ग्रहण भारत की पूरी तरह से भारत में दिखाई देगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से लेकर गांव कस्बों तक लोग इसे साफ साफ देख पाएंगे। साफ मौसम होने पर यह नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होगा। भारत ही नहीं बल्कि पूरा एशिया इस दृश्य का साक्षी बनेगा। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के कई हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह साल का सबसे बड़ा और सबसे साफ दिखाई देने वाला खगोलीय दृश्य होगा। भारतीय परंपरा में चंद्र ग्रहण को महज खगोलीय घटना नहीं मानते, बल्कि जीवन पर असर डालने वाला भी माना गया है। ज्योतिषविदों का यह कहना है कि इसका असर हर राशि पर अलग अलग पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह धन लाभ और तरक्की का संकेत दे सकता है, वहीं कुछ के लिए यह स्वास्थ्य और संबंधों पर असर डाल सकता है। खासतौर पर वृद्ध, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सावधानी बरतने को कहा जाता है। ग्रहण के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्यों को टालने की परंपरा है। लोगों को इस समय संयम और ध्यान की ओर बढ़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसे समझें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्लड मून को लेकर किसी भी तरह की डर या भ्रांति की गुंजाइश ही नहीं है। यह एक स्वाभाविक खगोलीय घटना है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि ऐसी घटनाएं हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने का मौका देती है। खगोल शास्त्री मानते हैं कि इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा की सतह और वातावरण पर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। यानी 7 सितंबर की रात का यह अद्भुत नजारा सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं होगा, इसका असर विज्ञान और आध्यात्म दोनों स्तरों पर समान देखा जाएगा। ये घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी धरती और चंद्रमा का रिश्ता कितना अनोखा है। तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि लालिमा लिए यह ब्लड मून हर किसी की आंखों को अपनी ओर खींचेगा और रात के आसमान को एक नई रहस्यमयी छटा से भर देगा। और बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां सतना में 7 सितंबर को आयोजित होने वाली सतना हाफ मैराथन की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह करेंगे, जो कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक रूप से शुरू करेंगे। सतना हाफ मैराथन के 6वें संस्करण का आयोजन 7 सितंबर को सुबह 6 बजे होगा। आयोजन का नेतृत्व कर रहे सतना सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि इस बार 20 राज्यों के 85 जिलों से 5332 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य देश में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस भावना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सौरभ तिवारी ने आयोजक राकेश मिश्रा से विशेष बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 7 सितंबर रविवार को सुबह 6 बजे सतना में हाफ मैराथन की शुरुआत होगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डॉक्टर राकेश मिश्रा जी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हुए हैं, क्या माहौल दिख रहा है सतना में आपको? सतना में पूरे देश भर के 20 राज्यों के 85 जिलों के लोगों का आना शुरू हो गया है। यह भव्य और दिव्य मैराथन 6वीं बार हो रही है और इस 6वीं बार सतना नगर वासियों ने जिस तरह से स्वागत की तैयारियां की हैं, किसी भी खिलाड़ी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारे प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। कल मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिला के कई सारे मंत्री आएंगे और वो लोग आएंगे जो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में मैराथन लगभग कोरोना के बाद सब जगह बंद सी थी। हमने हिम्मत करके 2020 में पहली बार मैराथन शुरू की और आज मैराथन का जो स्वरूप बन गया है कि खुद पूरा कार्यक्रम डिजिटल रूप से होता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके बिब एलोकेशन से लेकर के आप देख रहे हैं सामने की तरफ टी-शर्ट और बिब उससे दी जा रही है। सभी खिलाड़ियों को SMS गया है ऑटोमेटिक, उस SMS को दिखा के लोग अपना परिचय पत्र ले रहे हैं। सबके छाती पे टी-शर्ट के साथ एक जो है बिब लगाई गई है, जिसमें सेकंड के 100वें भाग की काउंटिंग होती है। जब यहाँ इकट्ठे 5-6 लोग दौड़ेंगे तो किसी को लगता है कि मैं जल्दी दौड़ गया तो मैं ही फर्स्ट आया हूँ, ऐसा नहीं है। आधे घंटे तक दौड़ने वाले लोग शुरू करते रहेंगे दौड़, तो उसमें
हर एक को 6 बाधाएं पार करके, डिजिटल एक मशीन पड़ी हुई है सड़क के किनारे, उसको जब पार करके आएंगे, उसमें जब उनकी 6 जगह एंट्री होगी तभी उनकी दौड़ पूरी कहलाएगी और उनको समय का सर्टिफिकेट मिलेगा। डिजिटल प्रमाण पत्र भी सेवा न्यास ने उनको अपने घर से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिट इंडिया की साइट से रहेगा। तो ऐसी हमारी तैयारी है। तो डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हैं जो जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से 7 तारीख को सुबह 6 बजे से हाफ मैराथन की शुरुआत होगी। तो सुदर्शन न्यूज़ पर आप जुड़े रहिए और हाफ मैराथन का जो लाइव प्रसारण है वो सुदर्शन न्यूज़ पे किया जाएगा, वो आप देखते रहिए। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, सतना, मध्य प्रदेश। और आइए अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, यानी जनमत में अब वक्त गुड न्यूज़ का है। आखिरी पड़ाव पर आने पर हमेशा की तरह हमने गुड न्यूज़ में बीते 10 दिनों तक आपको अलग अलग जगहों से गणपति बप्पा के दर्शन कराए थे, लेकिन आज 10 दिन पूर्ण हुए, यानी बप्पा अब विदा हो चुके हैं, इस प्रार्थना के साथ कि वो अगले बरस फिर आएंगे। तो आज जब अनंत चतुर्दशी पर देश भर में विसर्जन को लेकर जो अद्भुत नज़ारा था, शोभा यात्राएं थी, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आज गुड न्यूज़ में आपके लिए विशेष रूप से लेकर आए हैं। तो आइए गुड न्यूज़ में उस तस्वीर को सबसे पहले दिखाते हैं कि जहां भक्तों में हर्ष भी था, भावुकता भी थी, और इस मिश्रण ने बप्पा को जो विदाई दी वो महज विदाई ही नहीं रही, वो एक भावना के साथ जुड़ी हुई थी, इस उम्मीद के साथ जुड़ी हुई थी कि अगले बरस बप्पा आएंगे। और ये संदेश भी है कि जीवन का यही चक्र होता है, आना है, जाना है, जीवन अस्थायी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जीवन की जो परंपरा है वो लगातार जीवित रहेगी। जो चक्र है पूर्ण करके आप धरती पर अपना काम करके आप परमात्मा से मिलेंगे और परमात्मा फिर आपको नया शरीर देगा, आत्मा अजर अमर रहेगी। यही भावना, यही संदेश बप्पा का ये पर्व हमें सिखाता है। 10 दिनों तक हर गली, हर चौक, हर मोहल्ले में गणपति बप्पा की भक्ति के सुर गूंज रहे थे। तस्वीरें जगह जगह से जो हमारे सामने आई वो अद्भुत थी, अद्वितीय थी, अप्रतिम थी। आज ढोल ताशों और जयकारों के बीच बप्पा को विदाई दे दी गई है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके नारों से आसमान गूंज उठा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल करीब 1,80,00,000 से अधिक गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। इनमें लगभग 6500 यानी कि 6,500 सार्वजनिक पंडालों की मूर्तियां और 2 लाख के करीब घरेलू गणेश प्रतिमाएं शामिल हैं। मुंबई का सबसे चर्चित पंडाल लाल बाग का राजा 22 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा की शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। गिरगांव चौपाटी तक वो पहुंची और उसकी भव्यता दिव्यता हमने लगातार आपके समक्ष रखा। सड़कों पर कदम कदम पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आ रहे थे। रात भर विसर्जन यात्रा में आज कहा जा रहा है कि भक्ति और उत्साह का संगम देखने को मिलेगा। मुंबई के साथ साथ छत्रपति संभाजी नगर में भी विसर्जन यात्रा ने पूरे शहर का माहौल गणपति बप्पा के रंग में, उनकी भक्ति में रंग दिया। ढोल ताशों की गूंज, बैंड बाजे की धुन और रंग बिरंगी झांकियों ने यात्रा को भव्य रूप दिया। गली गली में बप्पा को विदा करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा रही थी। और क्योंकि सुदर्शन मीडिया मंदिर में भी हमने 10 दिनों तक बप्पा को आमंत्रित किया था और 10 दिनों तक लगातार बप्पा की आरती में आप सभी शामिल होते रहे, लेकिन आज उसी भव्यता दिव्यता के साथ हमने बप्पा को विदा किया। सुदर्शन मीडिया प्रांगण में भी ढोल ताशों के बीच बप्पा को विदाई दी गई, इस प्रार्थना के साथ कि बप्पा आप अगले वर्ष जल्दी आइए और हमारे जो विघ्न हैं, हमारे जो दुख हैं, उन्हें हर ले जाइए।